गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं पाइथन चैप्टर 3 लेक्चर 3। आप देख पा रहे हो कि आपके सामने हम लोग ओ लेवल को फोकस कर रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, जो बच्चा नया हो वो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को सुन ले कि चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर 3 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम कमेंट्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल एंड इट्स टाइप, इन तीन चीजों का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल एंड इट्स टाइप है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो हम हेडिंग लिखते हैं पाइथन कमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, हम चालू करेंगे पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब समझते हो? आप कहते हो सर व्हाट द मीन ऑफ कमेंट। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। हिंदी में हम कहते हैं टिप्पणी। टिप्पणी है ना, एक टिप्पणी होता है। क्या होता है कमेंट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं। आप कॉपी पेन उठा लो और लिखना स्टार्ट करो। कमेंट आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लिखेंगे इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा अगर है तो उसका एक फंडामेंटल, मूलभूत हिस्सा होता है। फंडामेंटल का मतलब यहां मूलभूत हिस्सा। इसका प्रयोग, नए लाइन से, कमेंट्स का प्रयोग या इसका यूज पाइथन कोड को समझने के लिए, पाइथन कोड को समझाने के लिए, समझाने के लिए चलिए, इसका यूज पाइथन कोड को समझाने के लिए और पठनी बनाने के लिए किया जाता है। और रीडेबल बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए ठीक होता है। नए लाइन से हम लोग लिखेंगे यह कोड एग्जीक्यूशन के समय, यह कोड एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रन, जब हम अपने कोड को रन करते हैं, कोड एग्जीक्यूशन के समय टेक्स्ट को रोकने के लिए, इसका मतलब जो टेक्स्ट कमेंट में रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कमेंट को पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन रीड नहीं करता है, रीड नहीं करता है। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब अगर वो कमेंट होगा तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चार चीजें जरूरी है। ये फंडामेंटल पार्ट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसका यूज पाइथन कोड को समझने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए। जैसे मान लो मैं प्रोग्रामर हूं तो मैंने कुछ प्रोग्राम कर दिया, अब एग्जैक्टली उस प्रोग्राम को कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो समझ नहीं पाएगा ना कि ये क्या है, तो वहां हम कमेंट पास कर देंगे तो उस कमेंट से उसे रीड कर लेगा, समझ जाएगा। अच्छा, जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तो ये टेक्स्ट रन नहीं होगा, ये है ना, टेक्स्ट रुका रहेगा, उसे पीवीएम डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कमेंट को पीवीएम रीड नहीं करता है। इतना बात समझ में आ गया? अगर इसका हम सिंटैक्स देखना चाहें, ये लिखा कैसे जाता है सिंटैक्स इसका, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे लिखा होता है, ध्यान देना। ये एक है सिंबल, ये आप जानते होंगे ना, और एक गैप यहाँ,
यहाँ पे एक गैप होता है, एक लाइन गैप रहेगा, और यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है कमेंट, देखिए ऐसे कमेंट्स। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपका ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं हैश सिंबल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस का मतलब गैप है, व्हाइट स्पेस का मतलब खाली स्थान, और जो एक कमेंट है एक टेक्स्ट है। तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो, एक हैश दे दो, व्हाइट स्पेस कर दो और टेक्स्ट लिख दो। आइए हम लोग देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। बोलिए क्लियर हुआ? तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग सर्च बॉक्स में चलते हैं और यहाँ जाके हम आइडियली लिख देते हैं। चलो आइडियली मैं लिख देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने आइडियली दैट्स मीन पाइथन खुल जाएगा। आपने उस दिन पढ़ा था कि जब भी पाइथन खुलता है तो सबसे पहले हम लोगों को ये सेल है ना, इंटरेक्टिव मोड मिलता है। तो हम इंटरेक्टिव मोड में तो कमेंट चाहे तो लिख के देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे एक हैश लगाते हैं, देखो ये हैश लग गया, यहाँ पे आपके सामने लग गया। अब हम क्या करते हैं, एक व्हाइट स्पेस दे देते हैं और मैं लिख देता हूं कमेंट पास, कमेंट्स पास। चलो अब हम इसको रन कराते हैं, F5 से रन कराएंगे। तो जब हम F5 से रन कराते हैं तो हम सीधा देखो इस पे एंटर मार दे, तो देखो नहीं दिखा, दैट्स मीन हमें कुछ नहीं दिखा, एक कमेंट एक्सेप्ट हो गया। अच्छा अगर इसको हम देखना चाहते हैं किससे, आपने कहा था सर स्क्रिप्ट मोड से देखना चाहें। स्क्रिप्ट मोड का मतलब हो गया, स्क्रिप्ट मोड का मतलब क्या होता है, आपने कहा था एक डायरेक्ट मोड होता है, एक इंटरेक्टिव है ना डायरेक्ट मोड, या उसी को हम लोग इंटरेक्टिव मोड कहते हैं, या उसी को हम लोग सेल मोड कहते हैं, और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। तो चलो स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन करते हैं, हम यहाँ फाइल में जाएंगे और ओपन कर लेंगे, सॉरी फाइल में जाएंगे हम न्यू कर लेंगे। चलो ये देखो हमारा आ गया स्क्रिप्ट मोड। अब इसमें हम चूंकि कमेंट पास करना चाहते हैं, तो अभी आपने कहा जैसे हम लिखते हैं, मान लो कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम x इक्वल टू 5, ये कोई वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि हम प्रिंट कर लें। देखो हमने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट कर लें, आप जानते हो प्रिंट एक फंक्शन है, इसमें हमें लिखना होगा x का मान, हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा अब ध्यान रखना हम इसी के सामने कमेंट लिखना चाहते हैं, तो देखो कमेंट कहीं भी लिख सकते हो आप, नीचे भी ऊपर भी या है ना साइड में भी। तो मैंने एक कमेंट पास कर दिया है ना, आउटपुट शो मी आउटपुट। देखो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर यहाँ पे एक कमेंट मेंशन है और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक गैप छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक गैप छोड़ देते हैं। अब इसे हमने क्या करना है, सेव करना है, तो कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। सेव हम चूंकि डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, तो लो मैंने डेस्कटॉप पे ले लिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, कमेंट, क्योंकि हम लोग कमेंट सीख रहे हैं, तो मैं इसका नाम कमेंट्स रख देता हूँ। और .py पाइथन का एक्सटेंशन देके हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करने के लिए F5 से रन हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कमेंट इसका शो नहीं होता है, दैट्स मीन देखो ये 5 आ गया पर इसका कमेंट शो नहीं हुआ। हम दोबारा रन कर ले, देखो ये यहाँ पे 5 आ गया पर वो जो है वो टेक्स्ट दिखाई नहीं पड़ा। अगर हम इसको एक स्पेस गैप हटा देते हैं, अब इसको सेव करके और रन करते हैं, तो देखो ये फिर भी नहीं दिखाई पड़ा। इसका मतलब हम चाहे हैश के बाद स्पेस रखें या ना रखें, आप सीधा हैश से ही कमेंट पास कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, मान लो हम हैश हटा देते हैं, अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, लो हमने सेव किया और प्रिंट कर लिया, तो अब देखोगे यहाँ एरर आ गया। देखो क्या लिख कर है, इनवैलिड सिंटैक्स। ये सिंटैक्स प्रिंट नहीं होगा, ये सिंटैक्स प्रिंट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा इसको मैं अगर और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल करना चाहूँ, तो लो मैंने इसको सिंगल कोट्स में मेंशन कर दिया, डबल कोट्स में मेंशन कर दिया, लो मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, ये रहा डबल कोट। अब इसको हम रन करना चाहते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जब भी हमें कमेंट पास करना होगा, हम वहां पे सिर्फ एक हैश का यूज करेंगे और वो कमेंट बन जाएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैश हमने यूज किया और ये आपका कमेंट्स क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो आपके समझ में आ गया कमेंट्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकली भी हमने इसलिए आपको दिखा दिया। तो चलिए आपने कमेंट्स के बारे में सीख लिया। अच्छा अब ध्यान देना, कमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नीचे टाइप ऑफ कमेंट। एक पॉइंट हम लिखते हैं टाइप ऑफ कमेंट, कमेंट्स के प्रकार। चलिए टाइप ऑफ कमेंट्स ध्यान देना, हम बोलेंगे सर कमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, इनलाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ये आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक इनलाइन कमेंट होता है, इनलाइन कमेंट होता है,
और दूसरा आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो ये एग्जाम में पूछा पूछा जा सकता है भाई कमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो चलो इनलाइन कमेंट के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे कि इनलाइन कमेंट क्या होता है। अब हेडिंग लिखो इनलाइन कमेंट, इनलाइन कमेंट। चलिए हमने हेडिंग लिख दिया है इनलाइन कमेंट। इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझना, नाम से पता चल रहा है यह स्टेटमेंट को उसी लाइन पर लिखता है जो कोड के बाद हम लिखेंगे, कोड के बाद स्टेटमेंट को, जो हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं स्टेटमेंट को उसी लाइन पर लिखता है, उसी या सेम लाइन में लिखता है। तो इन लाइन का मतलब हो गया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि उसी लाइन पर ही हम कमेंट पास कर दे जिस लाइन पे हमारा कोड हो। बोलो क्लियर हो गया। जैसे अभी मैंने दिखाया कि मान लो हम यहां लिखते हैं प्रिंट, हमने लिखा यक्स और यहां पे देखो हमने उसी के सामने लिख दिया शो मी आउटपुट। तो अभी जो आपने लिखा इतना, ये आपका कमेंट तो है ही है, पर एक कैसा कमेंट, इसको हमने कहा इनलाइन कमेंट है। ये इनलाइन कमेंट क्यों है, क्योंकि वह कोड के उसी लाइन में लिख दिया गया, तो इसे हम लोग इनलाइन कमेंट कहते हैं। इसे पीवीएम रीड नहीं करता, अगर कहीं हैश लग गया तो पीवीएम उसको पढ़ता नहीं है। वो लोग कंफर्म है। अब हेडिंग लिखो मल्टी लाइन कमेंट। चलिए हम लिखेंगे हेडिंग मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। चलो अब नाम से पता चल रहा मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। तो ध्यान रखना मल्टी लाइन कमेंट में हम लिखेंगे पाइथन में, पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका पाइथन में नहीं होता। अगर हम बात करें सी में या सी प्लस प्लस में, अगर आपको याद होगा तो सी या सी प्लस प्लस में हम लोग मल्टी लाइन ऐसे लिखते थे। देखो ये एक ऐसा स्लैश है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो आप बोलते हो सर ये फॉरवर्ड स्लैश है। इसमें देखो हम एक स्टार लगा देते थे और यहाँ पे हम मल्टी लाइन ऐसे पास कर देते थे, ठीक है। और जहां लाइन खत्म होता था यहां हम एक स्टार लगा देते थे और एक ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते थे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट कहां होता था, सी और सी प्लस प्लस में मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लिखते थे। पर पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का कोई तरीका ही नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नोट कैसे लिख सकते हैं। प्रत्येक लाइन के पहले, जितना भी लाइन आपको देना हो, प्रत्येक लाइन के पहले हैश लगा लो, पहले हैश लगाना। अगर हमें मल्टी लाइन लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, जैसे मान लो 3 लाइन का कमेंट हमें देना है, कमेंट हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टी लाइन में 3 लाइन का कमेंट, हर लाइन के पहले हैश लगा लो, बस ये मल्टी लाइन हो गया। ये तो बहुत सिंपल है कि चलो भाई ये हमने लिख लिया, क्योंकि जहां हैश लग जाएगा उसे आपका जो है इंटरप्रेटर जो होगा वो नजरअंदाज कर देगा। नजरअंदाज करने का मतलब रीड नहीं करेगा। अच्छा दूसरा तरीका इसका है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हम ट्रिपल कोट्स के अंदर रैप कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स, देखिए ट्रिपल कोट्स के अंदर टेक्स्ट को रैप करते हैं। रैप का मतलब लिखते हैं, बाइंड कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं। कैसे रैप कर लेते हैं, देखो ऐसे ट्रिपल कोट्स, लिखिए रहा ट्रिपल कोट्स, ठीक है। चाहे आप इसके अंदर ऐसे लिख के जहां खत्म होगा वहां ट्रिपल कोट्स लगा लो। अच्छा इसमें हम ट्रिपल ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डुअल कोट्स 3 बार ऐसे करके हम इस पे देखो डुअल कोट्स 3 बार ऐसे लगा लें। तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। आइए इसको देखते हैं, चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
कि भाई इसका जरा सा सर देखा जाए कैसे काम करता है। तो मान लो हम यहीं पे ट्रिपल लाइन लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन हमने और लिख दिया, कमेंट है, कहीं भी लिख लो जहां आपकी इच्छा हो। देखो इसका कलर बदल जाता है, माई आउटपुट। एक और लिख लो, माई इनपुट, सॉरी। चलो अब इसको हम सेव कर लेते हैं और रन कर देते हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं हुआ, तीनों लाइन शो नहीं हुआ। अच्छा, अभी एक तरीका आपसे मैंने कहा कि अब क्या करोगे, इसमें हैश हटा दो। ये हैश हटा के यहाँ पे सिंगल कोट्स लिख लो, पर 3 बार, 3 बार, ठीक है। अब इसमें देखो हम बाहर आके यहाँ 3 बार लगा लें, बंद कर ले। अब इसको हम रन करेंगे तो इसे इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसे इंटरप्रेटर रीड नहीं कर पाएगा। दैट्स मीन इंटरप्रेटर इसे नजरअंदाज कर देगा, बोलेगा ये हम इसको हम रीड नहीं करते। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो कर रहा है, ये क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, सॉरी, एक मिनट देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है। चलो कहां गया, ये रहा कमेंट। इसका मैं सोर्स कोड ओपन कर लेता हूं, ये रहा। थोड़ा गैप दे दो ये, ठीक। अब इसको हम यहां से ये भी सब हटा दो, ये हैश वगैरह हटा दो। चलो अब इसे सेव कर लो और ये F5 करो। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि इसमें सिंगल कोट्स नहीं लेगा, ये डबल कोट्स ही देना पड़ेगा। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ डबल कोट्स हमें लगाना होगा, डबल कोट्स को 3 बार। चलो अब इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, इसका मतलब डियर इसको नीचे कर लो और इसको भी हम नीचे कर लेते हैं और इसको भी हम नए लाइन से यहां कर लेते हैं। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके देख लेता हूं। अब इसको एक बार रन करके देखता हूं, देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लिखना होगा। दैट्स मीन जस्ट जस्ट बगल में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर यहाँ जस्ट बगल में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ रन कर गया, रन कर गया ना। तो ये प्रॉब्लम थी वहां पे, ये ऊपर क्यों नहीं रन कर रहा था, इसको जरा देखते हैं। हाँ ये जस्ट वहां नहीं लिखना रहेगा, उस लाइन में नहीं लिखना, मल्टी लाइन है नीचे लिखना होगा। मल्टी लाइन है इसका मतलब नीचे लिखना पड़ेगा, कहां लिखना पड़ेगा, नीचे। समझ गया ना, तो ये मल्टी लाइन होता है। आगे बढ़े, चलो। तो अब ये समझ में आ गया कि हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। कमेंट टॉपिक में बस इतना ही, बाकी अब हम लोग आइडेंटिफायर पढ़ने वाले हैं। अब जो हेडिंग होगा हमारा वो होगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो आपने कल पढ़ा था, अगर कल की क्लास आप नहीं देखोगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने पढ़ा था कि टोकन होता है, टोकन। टोकन क्या होता है, अगर आप कोई पूछे भैया टोकन बता दो, तो स्मॉलेस्ट या इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। देखो मैंने बताया था कि जो टोकन होता है, कल की क्लास अगर आपने नहीं मिस कर दिया होगा तो आप लेक्चर 2 देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे भैया टोकन क्या होता है, तो हम बताते हैं प्रोग्राम की सबसे छोटी और व्यक्तिगत इकाई, दैट्स मीन स्मॉलेस्ट। हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम। अगर हम किसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट होगा वो आपका क्या होता है, वो टोकन होता है। और हमने बताया था टोकन आपके 5 होते हैं। टोकन कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या पांचों के नाम आपको याद है, कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। तो आपने कहा था यस सर, पहला होता था कीवर्ड, दूसरा आपने कहा था सर आइडेंटिफायर, तीसरा आपने कहा था सर लिटरल्स, चौथे नंबर पे आपने कहा था पंक्चुएटर, और फिर आपने कहा था सर ऑपरेटर्स। तो देखो अब हमने कल की क्लास में, अगर मैं कल की बात करूं तो कीवर्ड हमने कल बता दिया था।
कीवर्ड हमने आपको कल बता दिया था कि कीवर्ड कितने होते हैं, तो जब भी पेपर में पूछे तो आप 35 देख लो, अगर 35 नहीं दिया है तो 33 देख लो। और जो नया वर्जन आया है, नया वर्जन कौन सा 3.13, इस वाले में आपके 36 कीवर्ड रहेंगे। तो पेपर में ना तो 36 बताना ना तो 35 बताना, आप 33 वाला सही मारना। तो कीवर्ड कितने होते हैं 33। तो कीवर्ड हमने कल बता दिया था, कल की क्लास आप एक बार अच्छे से वॉच आउट कर लो, कितने कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड कैसे हम डिफाइन करते हैं, कीवर्ड को कैसे हम बाहर शो करते हैं, कीवर्ड को हम कैसे है ना किस सिंटेक्स के माध्यम से रन करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफायर से। तो आपके सामने देखो ये हेडिंग मेंशन है आइडेंटिफायर। चलो हम लोग लिखते हैं आइडेंटिफायर, ये हेडिंग, ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रीवियस चीजें बता दी हैं। आइए आइडेंटिफायर में जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है आइडेंटिफायर, ये हेडिंग बना लो और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे पाइथन में वेरिएबल की पहचान करने के लिए वेरिएबल की पहचान करने के लिए सॉरी अब वो चाहे वेरिएबल बोल दे, चाहे क्लास बोल दे, चाहे मेथड बोल दे, चाहे फंक्शंस बोल दे, चाहे मॉड्यूल्स बोल दे। देखिए ये सारी चीजें, चाहे आप क्लास बोलो, मेथड बोलो, फंक्शंस बोलो, मॉड्यूल्स बोलो, पर मैं यहां सिंपल भाषा में वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सब एडवांस चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे। तो पाइथन में वेरिएबल की पहचान करने के लिए नाम का उपयोग होता है, नाम का यूज होता है। उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। ठीक है, उसी नाम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो वेरिएबल की पहचान करने के लिए नाम का यूज होता है, उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक, अब यहां पे वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल क्या है समझो, तो वेरिएबल ही आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफायर ही वेरिएबल है। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे बोर्ड पे देखना, मैंने मेंशन किया है, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर दूं। जैसे मैंने लिखा है डियर, हमने लिखा a इक्वल टू 10, कुछ मैंने लिखा a इक्वल टू 10। अब देखो जो a है इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और जो 10 है a आपका वैल्यू होता है। आप ऐसे समझो जैसे a इक्वल है, a असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो बता रहा है कि a बराबर 10 नहीं है, ये बता रहा है कि 10 को a में डाल दो। इसका मतलब जब हम मेमोरी की बात करते हैं, सारा खेल मेमोरी का है, कंप्यूटर की मेमोरी का। तो जैसे मैंने कहा मेमोरी में हमने एचडीडी लिया, एचडीडी कैसी मेमोरी है, परमानेंट है। तो कोई भी मेमोरी होता है तो उस मेमोरी में सेल होते हैं। सेल का मतलब हम उसे ग्रिड बोल सकते हैं, ग्रिड का मतलब एक तरह से हम खाना बोल सकते हैं, खाना का मतलब कमरा बोल सकते हैं। जैसे ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी में इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे खाने बने होते हैं, ग्रिड बने होते हैं। देखो मैंने बना दिया। अब ये कहना क्या चाहता है, बहुत ध्यान से समझना। ये कहना चाहता है कि भैया कहीं 10 है, कहीं 10 है, इसमें कहीं 10 है, क्योंकि 10 वैल्यू है। पर अब ये 10 वैल्यू कहां है, तो आपने कहा सर 10 वैल्यू इस वाले ग्रिड में है, इस वाले डिब्बे में है। तो ये जो डिब्बा है डियर, इसी डिब्बे को हम लोगों ने ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए बोल दिया। और ये जो ए है यही आपका वेरिएबल बन गया,
और इसी वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ये क्या हो गया आपका आइडेंटिफायर हो गया, तो वेरिएबल ही आइडेंटिफायर है, ये आपका वेरिएबल है। और ये अभी करता क्या है, अभी करता क्या भाई, ये क्या बता रहा है, तो हम बताते हैं सर ये मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है, ये मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहा है और वैल्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे उसने कहा कि हम भैया कोई लोकेशन है, उस लोकेशन को हमने ए नाम दे दिया और उसी ए में 10 को डाल दिया, पर ध्यान रखना इस लोकेशन का एक एड्रेस भी होगा। तो एड्रेस अलग चीज होता है, लोकेशन अलग चीज होता है और वैल्यू अलग चीज होती है। तो मेमोरी लोकेशन को संदर्भित करने के लिए, दैट्स मीन उसको हमने बाइंड करा लिया, उसको हमने रैप करा लिया, हम उसमें वेरिएबल का यूज करते हैं। अभी आगे और डिस्कस करेंगे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमने कहा आइडेंटिफायर जो होते हैं, आप ए बी सी तो बता रहे हो, ठीक है, पर इनको हम नाम से बुलाते हैं। अभी आपने कहा वेरिएबल की जो पहचान होती है, अब जैसे मान लो हमें ए बार बार लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो नाम बदल के होना चाहिए। कैसे, आपने कहा किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, अब ये दो लोग हैं, दोनों का नाम राम रख देंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहचान थोड़ा सा अलग करना चाहिए, वेरिएबल आपको अलग डिफाइन करना चाहिए। एक फंक्शंस में, एक प्रोग्राम में अलग अलग नाम के वेरिएबल डिफाइन होते हैं, तो उनके नाम भी तो अलग रखो। तो उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर, जो हमें पहचान बताता है, नाम से उसका पहचान करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया एज इक्वल टू, मान लो किसी की एज है 20 साल, मैंने लिख दिया ऐसे मार्क्स, किसी ने मार्क्स पाया है 50 नंबर, मैंने लिख दिया किसी ने, है ना, ओ लेवल 4 सब्जेक्ट होते हैं 4। तो अब देखो यहां पे आप देख रहे हो ना कि ये जितने भी एज, मार्क्स, ओ लेवल, इस सब के सब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गैप नहीं होना चाहिए, अभी बताऊंगा। ये ओ लेवल को पास में लिखना होगा बिना गैप के। ये जितनी भी चीजें आप लिखो हो, ये सब के सब आइडेंटिफायर हैं, इन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और जो इधर चीजें आप लिखे हो, इसे हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना, जैसे मैंने कहा यहां नोट करके रखना है, एक दिमाग में अपने रख लो। नोट में क्या, नोट में हम रखेंगे कि ध्यान रखना कि जो इक्वल होता है इसके लेफ्ट में और जो इसके राइट में, राइट वाला वैल्यू होता है और लेफ्ट वाला वेरिएबल नेम होता है, और इसी वेरिएबल नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। क्या कुछ समझ में आया? तो वेरिएबल नेम को हम लोग आइडेंटिफायर ही कहते हैं। अब यहां अगर मैं इसको दूसरा एग्जांपल देना चाहूं, सेकंड एग्जांपल, ऐसे देखो, जैसे कहीं लिखा हो आइटम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा सर हम पाइथन पढ़ रहे हैं, देखो हमने लिख दिया आइटम QTY, क्वांटिटी इसकी कितनी है, तो हमने कहा 10 है सर, हमने 10 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया आइटम अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर वैल्यू, हमने लिख दिया 230.50। अब आप देख क्या रहे हो, अब देखो मैं कमेंट से बता रहा हूं, मैंने कमेंट्स बताया कि ये जो पाइथन लिखा गया है ये वैल्यू तो है, पर एक कैसा वैल्यू है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर लगे हैं। तो देखो मैंने कमेंट में बता दिया कि स्ट्रिंग है। अब कोई देखेगा तो बता देगा पाइथन वाला स्ट्रिंग है, पर एक गिनती है, जब गिनती लिखी जाती है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा या कोट्स का यूज नहीं होता, एक कोड यहां लगा नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो इंटीजर है, इंटीजर पूर्णांक है, उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये वाला दशमलव संख्या, क्योंकि यहाँ 0.50 लिखा है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। बोलो कंफर्म हो गया?
तो ये थोड़ा सा है जो मैं आगे चर्चा करूंगा। अब यहां से मुझे एक चीज आपको सिखाना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम किस तरीके से, नियम क्या होता है, रूल क्या होता है। तो हम लिखेंगे रूल टू डिफाइन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर डिफाइन डिफाइन करने का रूल क्या होता है, हेडिंग लिखना, रूल्स टू डिफाइंस आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल होते हैं, तो चलो हम रूल देखते हैं क्या रूल होते हैं। आइए इसके रूल हम देखते हैं फटाफट। पहला रूल है, सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या है, इसमें केवल अल्फाबेट, नंबर यूज्ड होते हैं। अब अल्फाबेट नंबर देखो ऐसे, ए से जेड आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, ए से जेड आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो, और 0 से 9 नंबर भी यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये गलत लिख दिया मैंने, इसमें अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कैसे बनता है, बिल्कुल नीचे ऐसे का प्रयोग केवल होता है। इसका मतलब ना तो यहां पे स्पेस का प्रयोग होता है, ना ही एट द रेट का प्रयोग होता है, मतलब किसी भी स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं होता है, नॉट एनी अदर स्पेशल सिंबल। कोई भी अतिरिक्त स्पेशल सिंबल अगर अंडरस्कोर को छोड़ दे तो प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। तीसरा रूल क्या कहता है, यह नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, यह नंबर से प्रारंभ नहीं होता। कभी भी नंबर से इसे प्रारंभ मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चौथा क्या होता है, स्पेस का प्रयोग नहीं होता है, स्पेस का प्रयोग नहीं होता, कहीं स्पेस नहीं लगेगा। पांचवा देखो, यह केस सेंसिटिव होता है, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब चाहे आप कैपिटल में लिखोगे चाहे स्मॉल में लिखोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छठा देखो, इसका लेंथ, इसका लेंथ में सीमा नहीं है, कोई लेंथ की सीमा नहीं है। दैट्स मीन छोटा बड़ा जितना चाहो आप बना लो, पर कोशिश करो कि शॉर्ट बनाना चाहिए, लेंथ कम लेना चाहिए। इसका मतलब लेंथ का कोई बाउंडेशन नहीं है, पर लेंथ कोशिश करो कम लो। लास्ट देखो, कीवर्ड, जो कीवर्ड हमने बताया था कितने, 33 का उपयोग नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। इसका मतलब कीवर्ड मत लेना, कीवर्ड का प्रयोग मत करना। बोलो कंफर्म हो गया। अभी 7 रूल होते हैं, इसी में से एग्जाम एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ध्यान रखना, 1 मार्क्स जरूर पूछेगा। अब देखो पहला क्या करा, अल्फाबेट और नंबर ही यूज होते हैं, अंडरस्कोर का प्रयोग आप ले सकते हो।
अच्छा, नंबर से प्रारंभ नहीं होगा कोई भी चीज, स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, केस सेंसिटिव होता है, इसका लेंथ कोई सीमा नहीं है, और कीवर्ड का प्रयोग मत करना। अब चलो इसका एग्जाम्पल देख लो, चलो इसका एग्जाम्पल देखा जाए। लो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहला नियम क्या है, देखो सबसे पहला नियम कह रहा है अल्फाबेट नंबर ही यूज होते हैं, पर मैं कोई सिंबल ले ले रहा। जैसे मैंने लिख लिया @राम इक्वल टू 5। देखो सिंटैक्स एरर आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है। इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब ये आपका राम यहां नहीं होना चाहिए। अगर मैं राम हटा के लिखूंगा, देखो ये रन कर जाएगा, राम इक्वल टू 5। अब देखो रन कर गया। तो ये सिंटैक्स एरर कहां से आया? तो ये जो आइडेंटिफायर आपने लिखा है, ये जो राम लिखा, इसके आगे @ आपने लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिखा सत्येंद्र, और गैप मैंने लिख दिया मिश्रा इक्वल टू 6। देखो यहां पे भी प्रॉब्लम आ गया, एक गैप नहीं होना चाहिए। अभी हम सत्येंद्र मिश्रा साथ में लिख दे, क्योंकि स्पेस नहीं होना चाहिए, आपने कहा था, ये रन कर जाएगा। देखो रन कर गया, ठीक है। अब आपने कहा सर नंबर से भी नहीं चालू कर सकते, जैसे मैंने कहा 1 राम इक्वल टू 5। देखो एक एरर हो गया, क्यों एरर हो गया? 1 से नहीं प्रारंभ होना चाहिए, नंबर से नहीं प्रारंभ होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राम इक्वल टू 5 लिख देंगे तो भी रन कर जाएगा। देखो रन कर गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ऐसे भी हम अपने काम को समझ सकते हैं। नया खोलते हैं आइडियली, चलो नया खुल गया। तो हमने आपको क्या क्या दिखा दिया डियर? अंडरस्कोर का प्रयोग होता है। अच्छा, नंबर से प्रारंभ नहीं होता, स्पेस मैंने दिखा दिया, केस सेंसिटिव दिखा दिया, लेंथ कोई भी ले लो, छोटा बड़ा 33 होते हैं। अंडरस्कोर का प्रयोग से आप बना सकते हो, अगर कहीं अंडरस्कोर बनाना हो तो बन जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा अंडरस्कोर राम इक्वल टू 5, देखो ये रन कर जाएगा। देख रहे हो ना? तो ये तरीका है, ठीक है। पर अगर केस सेंसिटिव आप लेते हो तो तीनों का मतलब अलग अलग होगा। दैट्स मीन है ना, वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं, अगर उसका सेंसिटिव केस सेंसिटिव अलग अलग है तो उनकी मीनिंग अलग अलग होगी। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो मैं इसका एग्जांपल दे के दिखाता हूं आपको। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं इस तरह से। इसको एक नए फाइल में खोलते हैं। देखो इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है मार्क्स, बोलो मार्क्स इक्वल टू 11, सही है। अब हमने देखो यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, मार्क्स इक्वल टू 11। देखो इसका लिखावट अलग है। फिर मैंने देखो एक बिल्कुल स्मॉल कर दिया, मार्क्स इक्वल टू 11। अब आपको लग रहा होगा सर मार्क्स मार्क्स मार्क्स, पर तीनों सेंसिटिव हैं, एक कैपिटल में, एक पहला कैपिटल में है, एक सारे स्मॉल में है, तो तीनों की मीनिंग अलग अलग है, तीनों वैलिड हैं। मैं आपको दिखाता हूं प्रिंट करके। देखो प्रिंट करके मैं दिखाता हूं। प्रिंट मार्क्स, पहले कैपिटल वाले दिखा दे, मार्क्स। अब इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं, क्योंकि 3 बार लिखने से अच्छा है कॉपी कर लो। लो कॉपी हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, इसको स्मॉल कर देता हूं, मार्क्स। इसमें मैं सबको स्मॉल कर देता हूं, ठीक। इसको मैं सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो आप। लो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। क्या है ये? तो आपने कहा आइडेंटिफायर के नाम से सेव कर रहा हूं, आइडेंटिफायर डॉट py, सेव हो गया। अब इसको मैं रन कर देता हूं। देखो रन हो गया, तीनों 11 11 11। अगर मैं इसमें एडिटिंग कर दूं तो आप देखोगे सबकी मीनिंग बदल जाएगी। देखो ये 12, ये 13, या एडिटिंग ना करो,
चलो हम देखना चाहते हैं कि सर तीनों को आपने कैसे बता दिया कि तीनों अलग हैं। कैसे पता चला कि सर ये तीनों अलग हैं, इनको कंप्यूटर एक तो नहीं समझ रहा, पीवीएम एक तो नहीं समझ रहा है। तो इसके लिए आईडी होती है, हम इसकी आईडी अगर देख ले तो शायद हमें पता चल जाए, है ना। आईडी आईडी एक फंक्शन होता है, मेथड होता है। तो हम आईडी लिख लेंगे, प्रिंट आईडी और उसका नाम, तो पता चल जाएगा। देखो ऐसे यहीं पे हम ये करा ले रहे हैं, इसकी आईडी प्रिंट करा ले रहे हैं। प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी स्मॉल में और एक ब्रैकेट इसमें लग जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो ये ब्रैकेट, दिस वन, ऐसे इसमें लिख लो आईडी। अभी पता चल जाएगा कि तीनों को पीवीएम अलग अलग समझता है, इंटरप्रेटर अलग अलग समझ रहा है। ऐसे इसमें लिख लो आईडी नाम का ये फंक्शन है, मेथड भी बोल सकते हैं इसको, मेथड है। अब देखो तीनों की वो आईडी हमें बता के देगा। तीनों की आईडी में देखो 11 11 11 है, सबकी आईडी अलग अलग जनरेट होगा कि इनका सिस्टम में एड्रेस अलग है। देखो सिस्टम में एड्रेस अलग नहीं आया। क्यों अलग नहीं आया? क्योंकि मैं समझाता हूं, थोड़ा सा इस पे विचार करना, अच्छा प्रश्न है। देखो ये कुछ अलग क्यों नहीं दिया, सबकी आईडी ने सेम क्यों कर दिया, समझने की कोशिश करना। देखो ये रहा, यहां पे रखा गया 11, तो इसी को उसने आइडेंटिफायर 3 लोगों से करा दिया। एक उसने इसका नाम मार्क्स रख दिया, दूसरी बार उसने इसका नाम मार्क्स रख दिया, फिर तीसरा जो आइडेंटिफायर था स्मॉल वाला, इसको भी ले जाके हुआ इसी से वाइंड अप, है ना, वाइंड करा दिया, बाइंड करा दिया। तो जब बाइंड करा दिया तो तीनों को वही इंडिकेट कर रहा है। अगर हम यहां इसका वैल्यू बदल दें तो अभी आप देखो सबकी आईडी बदल जाएगी। देखो हमने 12 रख दिया, अब वो 3 प्लेस पर डाटा को स्टोर करेगा। चलो अब देखो सबकी आईडी अलग हो जाएगी। देखो ये 52 हो गया, ये 84 हो गया, 16 हो गया। तो ये जो पाइथन का ये जो क्वालिटी है जो आप देख पा रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली लैंग्वेज होता है। ये डायनेमिकली का मतलब समझते हो, ये मेमोरी को फ्री करता रहता है, ये स्टैटिकली नहीं है, ये डायनेमिकली होता है। ठीक है, तो पाइथन की सबसे खास जो बात है, ये डायनेमिकली भाषा होता है। पाइथन एक डायनेमिकली लैंग्वेज होता है जो इसको पॉपुलर बनाता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख दे रहा हूं, आप एक बार बताना और कि कौन सा आइडेंटिफायर सही है, कौन सा आइडेंटिफायर रॉन्ग है। इस चीज को मैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। चलो देखो मैं एग्जाम्पल लिखता चल रहा हूं, फटाफट आप बताते चलेंगे या उसी में सुनते चलेंगे मेरी बात को। जैसे मैंने लिखा एज इक्वल टू 50, अब बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है? तो आपको बताना होगा सर ये वैलिड है। अगर मैं यहां लिख देता ऐसे एज @u इक्वल टू 50, तो हम बताते हैं सर ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पे @ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये @ की वजह से इनवैलिड हो गया। तो इस तरह से अगर पेपर में आए तो आप वैलिड इनवैलिड पहचान सकते हो। अगर ऐसे बन जाए क्वेश्चंस, ध्यान देना, अगर लिखा हो मार्क्स 10 85, तो हम बोलेंगे यस सर ये 10 नंबर है पर नंबर बाद में है तो ये वैलिड है। अगर यहां 10 को पहले कर देते हैं और मार्क्स लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं 90, तो इनवैलिड, क्योंकि नंबर से शुरुआत नहीं होता है किसी भी आइडेंटिफायर का। अगर a इक्वल टू 12 लिखा जाए तो ये वैलिड है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। अगर 12 इक्वल टू a लिख दिया जाए a, तो अब 12 में तो नहीं जाएगा ना, इसका मतलब a इनवैलिड है। इस तरह से लिखना इनवैलिड होगा। अगर लिखा जाए x इक्वल टू 20, वैलिड है। अगर लिखा जाए ट्रू इक्वल टू 30, अब हमने कहा था कि कीवर्ड के नाम से, देखो कीवर्ड का उपयोग नहीं करना है, तो ट्रू एक कीवर्ड होता है डियर, तो यहां पे इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड होता है, ये इनवैलिड हो गया। मीनिंग समझ रहे होंगे। अगर लिखा जाए ईमेल
तो ईमेल बोलो क्या है, ये वैलिड हो जाएगा। अगर कहीं लिखा जाए $CA, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि डॉलर यूज नहीं होगा डियर। तो कहीं अगर लिखा जाए इफ, कहीं लिखा जाए एल्स, कहीं लिखा जाए ट्रू, तो ये सब क्या हैं, ये सब के सब नॉट वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, इन्हें बोलेंगे इनवैलिड हैं। ये सब इनवैलिड हैं। क्यों इनवैलिड हैं, क्योंकि ये सब कीवर्ड होते हैं। आइए देखते हैं, एक कीवर्ड वाला देखें क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो इसमें देख लेते हैं डायरेक्ट। चलो देखो, एक कीवर्ड हमने देखा है TRUE इक्वल टू 5। देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये सिंटैक्स एरर है। अगर हम स्मॉल में लिख लें ट्रू, तो शायद ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करते हैं। वैलिड हो गया। अगर हम इफ लिखते हैं इफ इक्वल टू 5, देखो ये आपका कीवर्ड है क्योंकि रंग चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर हम इफ कैपिटल में लिख लेते हैं इफ इक्वल टू 30, तो देखो वैलिड है। तो ध्यान रखना, बस कीवर्ड हम नहीं लेंगे, जो कीवर्ड मौजूद होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं बनाते। बोलो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट और हम देखेंगे। सम स्पेशल आइडेंटिफायर, कुछ स्पेशल आइडेंटिफायर देखो क्या होते हैं। एक स्टार बना के मैंने लिखा है, कहीं ऐसे लिखा हो अंडरस्कोर राम, दूसरा लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर राम, तीसरा लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर राम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो कोई वेरिएबल अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, कोई आइडेंटिफायर अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल, इसका नाम है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अगर एक अंडरस्कोर होता है, सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, तो अगर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है उससे कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल, इसका नाम होता है प्राइवेट वेरिएबल। जब आपका कोई भी आइडेंटिफायर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। और जब दो से स्टार्ट हो, दो से बंद होता है, यदि कोई वेरिएबल दो अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट और दो अंडरस्कोर सिंबल से समाप्त होता है तो उसे कहते हैं मैजिक वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं डियर, मैजिक वेरिएबल। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछता है मैजिक वेरिएबल क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है। आई होप वेरिएबल आपके समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, उस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड इट्स टाइप। हम वेरिएबल पढ़ेंगे और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।